एवरीवन। आप लोग हमको गुड सुन पा इवनिंग रहे सर। हैं? हमको सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं। ठीक, ओके। जी कल सर। कल क्वेश्चन हम यस छोड़ के सर। गए थे कि कल हम क्वेश्चन छोड़ के गए थे। क्वेश्चन आपने पूछा था कि पीएल नंबर का सब ग्रुप कौन सा डिजिट जो है पीएल नंबर में। कोई पार्टिसिपेंट पूछे थे कि पीएल नंबर का कौन सा डिजिट सब ग्रुप बताता है। तो कल लगता है हमको बताने में स्लाइटली भूल हुआ था। हम लगता है डिमांड नंबर भी बताए थे ना कि डिमांड नंबर का कौन कौन क्या होता है। तो पीएल नंबर का आप लोग मान लीजिए, लिखिए। सुन रहे हैं हमको? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन हाँ रहे हैं सर, सर, बोलिए। बोलिए। मान लीजिए कि सुन कोई रहे हैं। पीएल नंबर है। यदि आपके पास पेन और पेपर है तो नोट करिए। एक पीएल नंबर है, हम लिख के लाए हैं 311। लिखिए 311 37 453। ये 8 डिजिट है। तो फर्स्ट रवि जी अपना माइक बंद करें, रवि जी। जो 8 डिजिट है पीएल नंबर में, उसमें से फर्स्ट 2 डिजिट को लिखिए। फर्स्ट 2 डिजिट बताएगा मेजर ग्रुप। क्या बताएगा? फर्स्ट मेजर ग्रुप। हाँ, मेजर ग्रुप। उसके बाद का जो टू डिजिट है लेफ्ट साइड से, हम लेफ्ट साइड से बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड से फर्स्ट 2 डिजिट बताएगा मेजर ग्रुप। उसके बाद का 2 डिजिट बताएगा सब ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद का जो 3 गो डिजिट है वो बताएगा सीरियल नंबर। और जो लास्ट डिजिट है 8वां डिजिट, वो बताएगा राइट साइड में जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पे वो बताएगा आपको चेक डिजिट है। वो उसका नाम है चेक डिजिट, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को? चेक डिजिट क्या होता है सर? हाँ, आप बता रहे हैं। देखिए चेक डिजिट कैसे निकाला जाता है। जो चेक डिजिट के छोड़ करके और जो 7 डिजिट है ना, चेक डिजिट मतलब कि पीएल नंबर की जांच की डिजिट है एक तरह से। जैसे जो 7 वो डिजिट है यहाँ पे, मान लीजिए कि हमारा जो एग्जाम्पल था 311 37453, तो इसमें जो लास्ट 3 है राइट साइड वाला वो चेक डिजिट हो गया। तो फर्स्ट 2 डिजिट यानी 31 इसमें मेजर ग्रुप है, 13 इसका सब ग्रुप है, और 745 यानी 745 सीरियल नंबर है इसका, ठीक है। अब चेक डिजिट क्या है? देखिए चेक डिजिट जो है कैसे प्राप्त होता है। तो फर्स्ट से हम ऐसे शुरू करेंगे। फर्स्ट से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। देखिए क्या करेंगे हम कि 7 को हमारे पास डिजिट है ना, इसमें 7 को डिजिट है। तो हम जैसे यहाँ 5 के सामने 2 लिखेंगे, 4 के सामने 3, 7 के सामने 4, और 3 के सामने 5, 1 के सामने 6, एक और 1 के सामने 7, और जो लेफ्ट साइड का 3 था उसके सामने 8, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। और सबका मल्टीप्लाई को हम ऐड करेंगे। जैसे 5 और 2 में किए 10, उसमें ऐड करेंगे 4 और 3 का 12, 7 और 4 का 28 आया, उसको ऐड करेंगे। और इस जितना भी 3 और 5 का 15 आया, 6 और 1 का 6 आया, 7 1 का 7 आया, 8 और 3 का 24 आया। ये सब जो ऐड करेंगे और ऐड करके जो आएगा हमको, उसको डिवाइड करेंगे 9 से। किससे डिवाइड करेंगे? जैसे इसमें इस केस में आया 9 से डिवाइड, 102 आया। इस 102 को 9 से डिवाइड करेंगे। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या रिमाइंडर बचा। तो जो रिमाइंडर बचा वही चेक डिजिट कहलाता है। जैसे 102 इस केस में आया, 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचा। तो 3 जो हमारा रिमाइंडर बचा, ये क्या है? चेक डिजिट। समझ गए? चेक डिजिट सुन रहे हैं आप लोग? ओके सर। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, बोलते रहिए।
हाँ ठीक, तो ये हो गया पीएल नंबर का, समझ गए। हमको लगता है डिमांड डिस्कशन किए थे, मान लीजिए हम एक डिमांड भी ले लिए नंबर, ठीक है। जैसे मेरे पास एक डिमांड है 3519060189, डिमांड है मेरे पास, फिर से आप लोग नोट कर सकते हैं 3519060189। तो फिर से बोलिए सर। 35 3519060189 10 अंक है। लिख लिया आप लोग। तो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट 2 डिजिट होगा वो डिपो का कोड होगा, स्टोर डिपो का कोड। लेफ्ट साइड का फर्स्ट 2 डिजिट क्या होगा? स्टोर डिपो का कोड होगा, ठीक है। उसके बाद का जो 2 डिजिट है, जैसे 19 यहाँ है, जैसे यहाँ 35 डिपो कोड है। 19 जो है ईयर है कि किस ईयर में वो डिमांड बना है, जनरेशन, ईयर ऑफ जनरेशन है कि डिमांड जनरेट कब हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो 2 डिजिट है, जैसे 19 से यहाँ लिखा हुआ 19, मतलब कि ये डिमांड 19 में जनरेट हुआ है। उसके बाद 06 है, वो मंथ ऑफ जनरेशन है कि डिमांड किस मंथ में जनरेट हुआ है, ओके। और लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो डिमांड का सीरियल नंबर है। जैसे यहाँ पर इस केस में 0189, ये डिमांड का सीरियल नंबर है, ठीक है। तो कल ये दोनों पर डिस्कशन हुआ था, लगता है थोड़ा बहुत इधर उधर दोनों में हो गया था, जिसको हम आज क्लियर कर दिए आप लोगों को। सर लास्ट का 4 डिजिट क्या बोले? लास्ट का 4 डिजिट डिमांड का सीरियल नंबर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक पे बढ़ा जाए, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को, पीएल नंबर और डिमांड नंबर? यस सर। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग, आप लोग बोले थे कि एक नंबर के हिसाब से पूछे, तो आपको हम एक्सेप्टिंग का, कि हम बताए थे कि स्टोर का काम हम लोग देखते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट का। तो कैसे कैसे पावर है, पहले स्टोर हम टेंडर तक आप लोगों को ले आए थे, पीओ भी बनवा दिए थे, है ना। लेकिन अब टेंडर में थोड़ा और जाते हैं कि टेंडर कितना का टेंडर होगा तो उसकी एक्सेप्टेंस कौन देगा, उस टेंडर की एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे, टेंडर का जो प्रपोजल बनेगा उसके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे, ठीक है। तो 5 लाख तक का जो टेंडर होगा, नोट कर सकते हैं आप लोग, 5 लाख तक का टेंडर एएमएम मतलब स्टोर डिपार्टमेंट के जूनियर स्केल ऑफिसर। एएमएम का फुल फॉर्म है असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, सहायक सामग्री प्रबंधक। वो 5 लाख तक का टेंडर वैल्यू का एक्सेप्टेंस देंगे। उनका पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कितना हो गया? 5 लाख। उसके बाद 10 लाख तक का जो टेंडर केसेज होगा उसका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एसएमएम लेवल के अधिकारी होंगे, सीनियर मटेरियल मैनेजर लेवल के अधिकारी, जिनको कि सीनियर स्केल ऑफिसर भी हम कहते हैं, ओके। उसके बाद $50 लाख तक का जो केस होगा, ठीक है, 50 लाख तक का केस जो होगा उसकी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होंगे टेंडर केसेज का, वो आपको डिप्टी लेवल के अधिकारी जे ग्रेड ऑफिसर होंगे, जिनको कि डिप्टी सीएमएम कहा जाता है हेडक्वार्टर में, और डिवीजन में उनको सीनियर डीएमएम कहा जाता है, ठीक है, सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर। हेडक्वार्टर में कहते हैं डिप्टी चीफ मटेरियल मैनेजर, जे ग्रेड ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर। तो ये 50 लाख तक का एक्सेप्ट करेंगे। ये हुआ इनका टेंडर एक्सेप्ट करने का। लेकिन जूनियर स्केल का जो टीसी है, देखिए जूनियर स्केल का जो, वहां पर आएंगे हम लोग, लेकिन जूनियर स्केल का जो टीसी केस होगा यहीं पे जान लीजिए
कि जूनियर स्केल का 50 लाख से ऊपर का यदि कोई टेंडर है तो उसमें टीसी बनेगा, टेंडर कमेटी बैठेगी और वो टेंडर कमेटी में सीनियर स्केल ऑफिसर होंगे। सीनियर स्केल ऑफिसर कहने का मतलब कि आपके अकाउंट्स की तरफ से सीनियर एएफए, स्टोर के तरफ से एसएमएम और कंसाइनी डिपार्टमेंट से उनका कोई सीनियर स्केल ऑफिसर, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल का केस है तो एसएमई। और ये टीसी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का होगा, 1 करोड़ तक का होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 50 लाख एंड एबव टू 50 लाख एबव टू 1 करोड़, ये सीनियर स्केल टीसी होगा। और इसका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी डिप्टी सीएमएम होंगे। इसका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे? डिप्टी सीएमएम होंगे। डिप्टी सीएमएम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उनका टीसी केस एक्सेप्टिंग का पावर हो गया 1 करोड़ और डायरेक्ट एक्सेप्टेंस का पावर हो गया जे ग्रेड ऑफिसर डिप्टी सीएमएम का 50 लाख। ओके, 10 लाख तक 10 करोड़, उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक का जो टीसी के टेंडर होगा उसका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे सीएमएम, चीफ मटेरियल मैनेजर, एसएजी ऑफिसर। अब 50 लाख से सर ऊपर, 50 लाख से ऊपर बताए ना 1 करोड़ तक, वो 50 लाख 50 से 1 करोड़ तक कहाँ बता? हाँ, डिप्टी सीएमएम ही होंगे उसमें भी। देखिए उसमें क्या है, उनका 2 पावर, 50 लाख से 1 करोड़ तक, 50 लाख तक का वो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस करेंगे टेंडर का, ठीक है। हाँ, और फिर उसके ऊपर 1 करोड़ तक का वो करेंगे रिकमेंडेशन ऑन टीसी, सीनियर स्केल टीसी मेंबर के रिकमेंडेशन पर फिर 1 करोड़ तक का भी वो एक्सेप्टेंस करेंगे, ठीक है। सर तो 50 लाख रुपया तक ये टेंडर कमेटी की जो ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे सीधे 50 लाख तक। हाँ, ओके, 50 लाख तक में टीसी केस नहीं बैठेगा तो सीधे जो है टेंडर आपसे एक्सेप्ट कर लेगा। 50 लाख से नीचे का टेंडर का प्रपोजल अप्रूव कर देंगे एसएमएम, लेकिन उसका जो जब एक्सेप्ट होगा वो टेंडर, जब बीड आ जाएगा, टेंडर फाइनलाइज होगा, तो उस टेंडर को फाइनली एक्सेप्ट डिप्टी सीएमएम करेंगे। 50 लाख तक सीधे डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, टीसी नहीं बैठेगी, ठीक है, टेंडर कमेटी नहीं बैठेगी। और 50 लाख से 1 करोड़ तक टेंडर कमेटी बैठेगी सीनियर स्केल और उसका एक्सेप्टेंस देंगे डिप्टी सीएमएम। तो 2 गो इसमें क्वेश्चन हो गया, देख लिया ना, 2 क्वेश्चन हो गया। तो उनका डायरेक्ट एक्सेप्टेंस का पावर है 50 लाख और ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सीनियर स्केल टीसी उनका एक्सेप्टेंस का पावर है 1 करोड़। ओके, अब आगे आते हैं कि सर इसका एक टेबल ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है, एबव 1 करोड़ और अप टू 10 करोड़ सीएमएम का एक्सेप्टेंस पावर है। उसके बाद एबव 10 करोड़ अप टू 200 करोड़, ठीक है, एबव 10 करोड़ अप टू 200 करोड़ पीसीएमएम का पावर है। एक्सेप्टेंस पावर किसके पास है? क्या बोले सर? हेलो, हाँ, क्या बोले सर? सर इसका टेबल ग्रुप में डाल दीजिएगा। सर वो टेबल डाल दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। क्या डाल दें? टेबल इसका बना टेबल बना के नहीं लाए, लिस्ट बना के डाल दीजिएगा। तो फिर आप बोल दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं कहाँ पे है। ऑफिस में सर इसको फिर से बोलिए तो। ऑफिस में एमएसओपी लीजिएगा, ठीक है, शेड्यूल ऑफ पावर, एमएसओपी मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर, ठीक है, उसी से हम समझा रहे हैं आपको। मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर के स्टोर मैटर में, मतलब पार्ट डी में, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर के पार्ट डी में ये 19 नंबर पेज पे। अच्छा, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, बीच में कोई आवाज आ रहा है पता नहीं। देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं कि एएमएम 5 लाख, एसएमएम 10 लाख, डिप्टी सीएमएम 50 सेंटर वाले नहीं है वहाँ सर, उनको बोलिए ना म्यूट करेंगे। वो लोग तो नहीं है, कहाँ से म्यूट करना है, हम कर देंगे। वो लोग नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर से सुन लीजिए,
तो डिप्टी सीएमएम वाले में थोड़ा है कि डायरेक्ट एक्सेप्टेंस का उनका पावर 50 लाख है, और बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सीनियर स्केल टीसी उनका एक्सेप्टेंस का पावर 1 करोड़ है। दो तरह का पावर है उनके पास, ठीक है। डिप्टी सीएमएम के बारे में बोल रहे हैं, डिप्टी सीएमएम। हाँ, डिप्टी सीएमएम डायरेक्ट एक्सेप्टेंस 50 लाख और ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सीनियर स्केल टीसी 1 करोड़। उसके बाद आगे सीएमएम का पावर है एबव 1 करोड़ टू 10 करोड़। एबव 1 करोड़ टू 10 करोड़ सीएमएम चीफ मटेरियल मैनेजर, एंड एबव 10 करोड़ टू 200 करोड़ पीसीएमएम प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, और एबव 200 करोड़ टू 500 करोड़ एजीएम। ओके, एंड 200 करोड़ से ऊपर कितना तक सर? 500 करोड़ तक, 200 करोड़ से 500 करोड़ तक एजीएम, ठीक है। अब एबव आर इज 500 करोड़ जीएम। तो ये क्लियर हो गया पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हम सब चीज इसी पे निर्भर करेगा, आगे जितना भी बात बताएंगे हम आपको तो इसी के अनुरूप रहेगा, ठीक है ना। इसलिए पहले आपको हम ही बताए। हम लोग कल देखे थे कि अब आपको और पावर बताते जा रहे हैं हम कि एएसी, कल हम लोग पढ़े थे एएसी ईएसी पढ़े थे ना, एनुअल एवरेज कंजम्पशन और एस्टिमेटेड एनुअल कंजम्पशन। तो एएसी का अप्रूवल का पावर, ठीक है ना। पहले अप्रूवल का पावर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वेटिंग का पावर देखेंगे कि हमारे अकाउंट्स में कौन वेट करेंगे, ठीक है ना। तो एएसी का अप्रूवल का पावर है, एएमएम को पावर है सी कैटेगरी आइटम के लिए फुल पावर है, ठीक है। लेकिन कहाँ तक, जितना कि उनका पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कितना था एएमएम का, अभी पढ़े थे हम लोग पहले 5 लाख, यानी कि एएमएम खाली सी कैटेगरी का अप्रूवल देंगे, सी कैटेगरी आइटम का जो है एएसी का अप्रूवल देंगे, वो भी कितना वैल्यू तक का, तो 5 लाख। हाँ, उसके बाद एसएमएम भी सी कैटेगरी का ही देंगे, लेकिन उनका पावर ऑफ एक्सेप्टेंस 10 लाख था तो 10 लाख तक देंगे। डिप्टी सीएमएम जो है, डिप्टी सीएमएम सब कैटेगरी का देंगे, ठीक है ना। सभी कैटेगरी का वो दे सकते हैं, ए बी सी डी सब का, लेकिन कब कितना तक, 1 करोड़ तक, क्योंकि उनका पावर ऑफ एक्सेप्टेंस 1 करोड़ ही था, ठीक है। और ये जो है सीएमएम देंगे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, ओके। और पीसीएमएम को फुल पावर है, किसी भी वैल्यू का देंगे वो। एएसी का अप्रूवल पीसीएमएम फुल पावर, ओके। अब उस एएसी में से कुछ आवाज आ रहा है, उसको म्यूट करिए तो। हेलो सर, फुल पावर का मतलब क्या हुआ? पूरा पावर किसी भी वैल्यू तक का। तो पीसीएमएम को तो 200 करोड़ तक ही उसका है वो ना। एक्सेप्टेंस का पावर था ना, एक्सेप्टेंस का पावर था टेंडर का ना। लेकिन ये हाँ। एएसी अप्रूवल का ही पावर का ना चर्चा कर रहे हैं अब हम लोग। ये तो पावर एएसी अप्रूवल का ना हम बोल रहे हैं। हाँ, तो इसमें मतलब 1000 करोड़ भी रहेगा तो हो जाएगा, पीसीएमएम कर देंगे। एएसी कितना भी वैल्यू का होगा तो इनको फुल पावर है अप्रूव करने का, वो एजीएम को नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि हमारे अकाउंट्स में उसको कौन भेट करेगा, ठीक है, किस अथॉरिटी, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पावर थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। डिप्टी जो उधर के अप्रूव करेंगे, डिप्टी सीएमएम जो अप्रूव करेंगे, उतना तक का अपने यहाँ सीनियर स्केल ऑफिसर ही भेट करेंगे, सीनियर एएफए, ठीक है। और जो सीएमएम अप्रूव करेंगे, सीएमएम
उसको हमारे यहाँ डिप्टी भेंट करेंगे। ओके, एक ग्रेड ऊपर वाले का भेंट करेंगे हमारे यहाँ, एक ग्रेड नीचे वाले को ही उनके यहाँ के अप्रूवल का भेंट करने का पावर है अपने यहाँ। और जो PCMM अप्रूव करेंगे उसको हमारे FNCO भेंट करेंगे, PFA नहीं, FNCO, ठीक है ना। जो चीज GM और AGM अप्रूव करेंगे उसको हमारे PFA भेंट करेंगे। क्लियर हो गया आप लोग को? ये बात क्लियर हो गया? अब देखिए, कल हम आप लोगों को बताए थे डिमांड बताए थे आप लोगों को, बताए थे स्टॉक डिमांड, नॉन स्टॉक डिमांड। तो नॉन स्टॉक डिमांड में साइनिंग का पावर दिया हुआ है, स्टॉक डिमांड में कोई साइनिंग के लिए स्पेशल पावर की जरूरत नहीं है। स्टॉक डिमांड में डिपो में जो ऑफिसर पोस्टेड होंगे, AMM चाहे SMM, वो साइन करेंगे। ओके, लेकिन नॉन स्टॉक डिमांड में जो है साइनिंग का पावर दिया हुआ है 25,000 तक का। जो नॉन स्टॉक डिमांड होगा वो AMM साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद 25,000 से लेकर 2 लाख तक का जो डिमांड होगा नॉन स्टॉक डिमांड, 25,000 तक कौन करेंगे? 25,000 तक AMM। हाँ, उसके बाद एबव RS 25,000 टू 2 लाख, 2 लाख तक का करेंगे SMM। 2 लाख से ऊपर और 15 लाख तक करेंगे डिप्टी CMM। ओके, और 15 लाख से लेकर 45 लाख तक का वैल्यू का करेंगे CMM। या मान लीजिए कि हेडक्वार्टर में CMM, वर्कशॉप में CWM, डिवीजन में ADRM, मतलब कि SAG ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर। 15 लाख से लेकर एबव 15 लाख 45 लाख। आवाज कहाँ से? अब उसके बाद जो है एबव RS 45 लाख PCMM का पावर है, ठीक है, साइन का। नॉन स्टॉक डिमांड का साइनिंग सर इसको फिर से बोल दीजिए तो। हाँ, ये बता क्या रहे थे हम, नॉन स्टॉक डिमांड पर कौन साइन करेगा, साइनिंग का पावर। तो अप टू RS 25,000 AMM, ठीक है, 25,000 से लेकर 2 लाख तक SMM, 2 लाख से एबव और 15 लाख तक डिप्टी CMM, 15 लाख से ऊपर 45 लाख तक CMM या CWM या ADRM, ठीक है, और 45 लाख से ऊपर PCMM। ये हो गया। अब हम बताए थे आप लोगों को कि ये जो नॉन स्टॉक रिक्विजिशन है, डिमांड को रिक्विजिशन भी कहते हैं, तो इसको अकाउंट्स में भेंट कराया जाता है। खाली बना देगा एग्जीक्यूटिव, उससे नहीं होगा, वो एसोसिएट फाइनेंस से भेंट कराया जाएगा। तो एसोसिएट फाइनेंस जो है कैसे भेंट करेगा, कौन सा डिमांड जो है यहाँ भेटिंग के लिए आएगा। तो सेफ्टी आइटम यदि होगा, ठीक है, तो सेफ्टी आइटम में 10 लाख से ऊपर के का जो रिक्विजिशन होगा नॉन स्टॉक, वो एसोसिएट फाइनेंस द्वारा भेंट होने के लिए आएगा। सेफ्टी आइटम में 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से नीचे तक वाले को भेटिंग की आवश्यकता अकाउंट्स की नहीं है, ठीक है। और अदर देन सेफ्टी आइटम जो होगा, सर फिर से बोलिए तो सर इसको। हाँ, फिर से देखिए, सर, नॉन स्टॉक डिमांड, फिर नॉन स्टॉक डिमांड को 10 लाख से यदि ऊपर का होगा सेफ्टी आइटम के केस में, ठीक है, सेफ्टी आइटम का नॉन स्टॉक डिमांड यदि 10 लाख से ऊपर का होगा तो उसके लिए अकाउंट्स की भेटिंग लगेगी, आपके डिपार्टमेंट की भेटिंग के लिए आएगी, एसोसिएट फाइनेंस की भेटिंग के लिए आएगी, ठीक है। और 10 लाख से नीचे तक का है तो उसको भेटिंग की जरूरत नहीं। और अदर देन सेफ्टी जो आइटम है, ठीक है, वो 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर का होगा तो अकाउंट्स भेटिंग की आवश्यकता उसमें होगी। जैसे मान लीजिए कि प्रिंटर, कार्टिज,
ये सब का यदि नॉन स्टॉक डिमांड है तो नॉन सेफ्टी आइटम है, अदर देन सेफ्टी है, तो इसमें 2.5 लाख से अंदर तक का ही एग्जीक्यूटिव अपने से बना लेगा, काम चल जाएगा, वेटिंग की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होगा उसकी वेटिंग की आवश्यकता होगी। ओके, तो ये हो गया नॉन स्टॉक रिक्विजिशन में आप लोग को बता दिया। अब इंडेंट पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना, वेटिंग ऑफ इंडेंट। देखिए, तो इंडेंट के केस में क्या है, और पीओ का भी वेटिंग कल हम चर्चा किए थे। तो इंडेंट और पीओ दोनों ही केसों में यदि सेफ्टी आइटम होगा, ठीक है, सेफ्टी आइटम का इंडेंट या पीओ होगा तो 15 लाख तक का कोई वेटिंग की जरूरत नहीं, अकाउंट्स में वो पीओ और इंडेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। 15 लाख के ऊपर का जो इंडेंट और पीओ होगा, परचेज ऑर्डर होगा, वो अकाउंट्स में वेटिंग के लिए आएगा, ठीक है, तो अकाउंट्स में वेटिंग के लिए आएगा। उसके बाद अदर देन सेफ्टी आइटम में आइए, तो 8 लाख तक का जो पीओ और इंडेंट होगा उसको अकाउंट्स वेटिंग की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन 8 लाख से ऊपर का अदर देन सेफ्टी आइटम का पीओ और इंडेंट को एसोसिएट फाइनेंस में भेंट करने के लिए आएगा। अब देखिए कि हमारे यहाँ पावर क्या है पीओ के वेटिंग का, पीओ का वेटिंग का। ये तो हुआ कि कौन केस हमारे पास आएगा, तो सेफ्टी आइटम में 15 लाख से ऊपर का केस हमारे पास आएगा पीओ या इंडेंट भेंट के लिए, और अदर देन सेफ्टी आइटम में 8 लाख से ऊपर का केस हमारे पास आएगा। अब हमारे यहाँ पावर क्या है वेटिंग का, तो पीओ के केस में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं परचेज ऑर्डर के केस में। परचेज ऑर्डर के केस में जो है सीनियर स्केल ऑफिसर जो हमारे हैं, सीनियर स्केल ऑफिसर मतलब सीनियर एएफए, 5 करोड़ तक का करेंगे। 5 करोड़ तक का परचेज ऑर्डर कौन भेंट करेंगे, सीनियर स्केल ऑफिसर। यदि मान लीजिए कि किसी कार्यालय में सीनियर स्केल ऑफिसर पोस्टेड नहीं है, वहाँ जूनियर स्केल ऑफिसर यानी एएफए पोस्टेड है, तो पीएफए उनको पावर डेलीगेट कर सकते हैं, सीनियर स्केल का पावर उनको डेलीगेट कर देंगे कि 5 करोड़ तक का भेंट करेंगे, ठीक है। 5 करोड़ से ऊपर जितना भी पीओ होगा, परचेज ऑर्डर होगा, उसको भेटिंग का पावर हमारे जेएजी ऑफिसर को है, मतलब कि हमारे डिप्टी एफएनसीओ को है। डिवीजन में सीनियर डीएफएम हो गए, हेडक्वार्टर में डिप्टी एफएनसीओ हो गए, ओके। ये पीओ के केस में है, लेकिन इंडेंट के केस में अलग पावर है, ठीक है। इंडेंट के केस में अब देखिए हमारे जो सीनियर स्केल ऑफिसर हैं उनको 1.5 करोड़ तक का पावर है इंडेंट भेंट करने का। कितना तक का पावर है सीनियर स्केल ऑफिसर को, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ से ऊपर और 3 करोड़ तक का जो इंडेंट होगा उसको भेटिंग का पावर है हमारे जे ग्रेड ऑफिसर। जे ग्रेड ऑफिसर मतलब कि डिप्टी एफएनसीओ या सीनियर डीएफएम, 3 करोड़ तक का पावर है इंडेंट के केस में। और 3 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक का इंडेंट जो होगा, 3 करोड़ टू 20 करोड़, एबव आरएस 3 करोड़ अप टू 20 करोड़ का इंडेंट वेटिंग का पावर एसएजी ऑफिसर मीन्स एफएनसीओ महोदय को। और एबव आरएस 20 करोड़ का जो इंडेंट होगा उसका वेटिंग का पावर हमारे पीएफए सर को है, ओके। तो देख लिए कि पीओ वेटिंग का हमारे यहाँ क्या पावर है और हमारे यहाँ इंडेंट वेटिंग का क्या पावर है। ये दो बात महत्वपूर्ण। इंडेंट क्या होता है सर? हाँ, इंडेंट क्या होता है देखिए, हाँ, आप इंडेंट समझा रहे हैं। देखिए इंडेंट क्या होता है, पीओ तो कल समझाए थे आप लोगों को। देखिए बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जो रेलवे बोर्ड सेंट्रलाइज रूप से जो है उसका टेंडर करती है, ठीक है। या
बहुत सारा मटेरियल जो होता है, जैसे हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है उनसे हमको लेना रहता है, जैसे DLW है, CLW है। तो इस केसेज में PO नहीं जारी करके इंडेंट बनाया जाता है। इस केस में क्या किया जाता है, बनता वैसे ही है, ये भी डिमांड के आधार पर ही बनता है, ये भी डिमांड के आधार पर ही बनता है। लेकिन यदि हमको अपने ही प्रोडक्शन यूनिट से माल लेना है तो उनको हम PO नहीं, परचेज ऑर्डर नहीं जारी करके इंडेंट जारी करते हैं। या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो रेलवे बोर्ड सभी रेलवे के लिए एक साथ टेंडर कर देती है, तो रेलवे बोर्ड सब रेलवे से इंडेंट मंगा लेती है। इंडेंट एक मांग पत्र ही हुआ, तो उसको प्लेस किया जाता है। इंडेंट के देखिए PO के केस में है कि PO जो है इशू किया जाता है पर सप्लायर को, और इंडेंट प्लेस किया जाता है रेलवे की एजेंसी को, जैसे कि DLW CLW को, या सेक्रेटरी स्टोर रेलवे बोर्ड। तो सेक्रेटरी स्टोर रेलवे बोर्ड को वो इंडेंट प्लेस किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आइटम है जो ECR में खरीदना है, सब जगह खरीदना है, तो सब जगह से वो आइटम वहाँ चला गया, इंडेंट चला गया, सेक्रेटरी स्टोर रेलवे बोर्ड को प्लेस हो गया, और वो सबको जमा करके एक टेंडर निकालता है रेलवे बोर्ड, ठीक है। और इस केस में खरीदारी के लिए PO रेलवे बोर्ड जारी कर देता है। तो इस केस में जो मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि हमारे वर्कशॉप्स में बहुत सारे स्टील प्लेट यूज होते हैं, स्टील का चदरा जिसको आप कहते हैं आम भाषा में, ठीक है ना, MSP स्टील, तो बल्क रूप में सब रेलवे खरीदती है, कॉमन डिमांड है सब रेलवे में, तो उसको इंडेंट जारी हो जाता है रेलवे बोर्ड पर, और रेलवे बोर्ड उसका टेंडर करके खरीदारी करती है। तो आप समझ गए होंगे कि PO और इंडेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, समझ गए आप लोग? जी सर। ओके, डिपो के बारे में बता दीजिए, डिपो का क्या कार्य है? अच्छा, डिपो का कार्य जान लिया जाए, ठीक है। देखिए डिपो जो है कहाँ पर होता है, सबसे पहले देखिए डिपो लोको शेड के पास होता है। डिपो वर्कशॉप में होता है, जहाँ पर एक हुआ, और दूसरा सुविधा अनुसार ये तय करते हैं PCML कि हमारे जो यूजर्स हैं, यूजर के जरूरत के लिए हम कहाँ पे डिपो रखें जिससे कि उनको माल मिल जाए। तो ये हुआ डिपो बनाने में। जैसे मान लीजिए कि हरनौत आपका वर्कशॉप है, तो वहाँ डिपो है, तो डिपो का काम है मटेरियल को खरीदने का प्रोसेस चालू करना। मतलब वो कंसाइनी से लेगा कि आप अपना रिक्वायरमेंट दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हरनौत वर्कशॉप है तो वहाँ वर्कशॉप उनको देगा, वहाँ के डिपो को, उसके आधार पर वो डिमांड बनाएगा, डिमांड वो भेज देगा हेडक्वार्टर को, खरीद का सारा प्रोसेस हेडक्वार्टर से होगा। लेकिन मटेरियल की डिलीवरी, मटेरियल जो पार्टी है हमारा सप्लायर, वो कहाँ देगा, तो डिपो को देगा। PO में लिखा रहेगा कि ये मटेरियल किस डिपो को डिलीवर होगा। तो डिपो का काम है मटेरियल रिसीव करना, उसका सही ढंग से अकाउंटल करना, और जो उसके साथ जो जुड़े हुए हैं यूजर डिपार्टमेंट, उस यूजर के डिमांड पे उनको मटेरियल इशू करना, ठीक है, और अकाउंटल करना कि कितना मटेरियल आया, कितना यूजर डिपार्टमेंट को हमने दिया, कितना बच रहा है, कब इसकी और खरीद की आवश्यकता है। खरीद का प्रोसेस स्टार्ट वो करेगा, उसके बाद मटेरियल रिसीव करेगा, उसका अकाउंटल करेगा, यूजर डिपार्टमेंट को सहयोग करेगा, मतलब इशू करेगा, मटेरियल सप्लाई करेगा, मतलब वो मटेरियल का रख रखाव करेगा, भंडार करेगा, नाम ही है उसका भंडार डिपो। वो मटेरियल को स्टोरेज करेगा, उसके रख रखाव करेगा, उसका अकाउंटल भी करेगा, और यूजर डिपार्टमेंट को जब उससे मांगा जाएगा तो वो इशू करेगा। ये काम है डिपो का, समझ गए? अच्छा सर, डिपो ये PO या इंडेंट जारी मैंने नहीं जारी कर सकता है? हाँ, डिपो जारी करेगा, PO और इंडेंट। PO नहीं जारी करेगा, वो इंडेंट जारी करेगा। इंडेंट जारी, अच्छा, इंडेंट केवल जारी, हाँ, माने परचेज का ऑर्डर उसके पास नहीं है, माने परचेज से रिलेटेड कोई परचेज का पावर यहाँ है हेडक्वार्टर में या डिवीजन में। हाँ, परचेज का प्रोसेस डिवीजन और हेडक्वार्टर से। लेकिन वहां भी तो सर AMSMM बैठते हैं, लेकिन उनका काम अलग है।
उनका वहाँ पे क्या काम है सर एसएमएम का? एएमएम का काम ही है वो डिमांड जनरेट करना, कितना कब। उनका मुख्य काम तो है कि मटेरियल रिसीव करना, उसका भंडारण सही से करना, उसके बाद यूजर डिपार्टमेंट को मटेरियल जरूरत पर देना, उस पर नजर रखना कि कौन मटेरियल कब और चाहिए, उसके अनुसार डिमांड बनाना, इंडेंट बनाना, और इंडेंट और डिमांड बना के हेडक्वार्टर को देना कि इस मटेरियल की आवश्यकता है। ओके ओके, अब इसमें तो मेन हम आपको पावर लिखवा ही दिए। अब हम लोग आते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। ये सर आपके पास जो लिखा हुआ मटेरियल सब डाल दीजिएगा ना? लिखा हुआ नहीं है मटेरियल, ये आपको हम बता दे रहे हैं, हम कहाँ से बताए आपको, बताया ना, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर आपको सेक्शन में मिल अच्छा। जाएगा, ठीक है ना। शेड्यूल ऑफ पावर, ठीक है शेड्यूल ऑफ सर। पावर में पढ़िएगा पार्ट डी में। इतना डाटा याद होगा सर? हाँ, याद नहीं होगा ये ना, ये अब समझने वाला क्वेश्चन क्या है, इतना डाटा याद नहीं होगा, लेकिन मुख्य हम आपको बता दिए। चूंकि एक नंबरीवा क्वेश्चन आएगा अब, तो क्या आएगा, और पहले वाला एक तो नंबर था, सर रटवा दीजिए। हाँ, एक नंबर इवे रटवा दीजिए भाई। नहीं तो सर देखिए, तो एक नंबर का परीक्षा सबसे टफ माना जाता है, वो रट के नहीं होता है, वो थोरो पढ़ने से होता है, उसी में से कहीं से ना एक जगह से उठा देगा। देखिए अब आपको हम लोग आ रहे थे कि डिपो कैसे कैसे काम करता है, अभी आप पूछ रहे थे कि मान लीजिए कि हालांकि इतना बढ़िया नहीं है, जैसे हम आपको बताए थे कि वर्कशॉप के क्वेश्चन ही है कि वर्कशॉप को माल जारी करने की क्या पद्धति है, ठीक है। क्वेश्चन है कि वर्कशॉप को माल जारी करने की क्या पद्धति है। तो जैसा कि अभी हम आपको बताए कि वर्कशॉप के साथ एक भंडार डिपो होगा, जो भंडार विभाग के अधिकारी के अधीन कार्य करेगा। उनका काम होगा कि भंडार का रख रखाव, प्राप्ति, भंडार को जारी करना, और वो वार्ड में बटा रहेगा, डिपो जो है वार्ड में बटा रहेगा, और उस वार्ड को, प्रत्येक वार्ड को शॉप वाइज जोड़ा रहेगा कि कौन सा शॉप के लिए कौन सा वार्ड माल सप्लाई करेगा, रख रखाव करेगा, ठीक है। अब जब भंडार वर्कशॉप से भंडार डिपो से मांगा जाएगा माल, वर्कशॉप मांगेगा तो वो माल देगा। अब देखिए अकाउंट्स क्या देखता था, वो सब बात आई है, तो उसके लिए वो बनाएगा क्या, निर्गम पर्ची बनाएगा, ठीक है। और वो निर्गम पर्ची अभी भी याद रखिए कि निर्गम पर्ची 2 प्रतियों में तैयार होगा। निर्गम पर्ची कितना प्रति में तैयार होगा, 2 प्रति में तैयार होगा, और इसको जो है मांग पत्र पर प्राप्त किया जाएगा, और इस पे 1 प्रति पे चार्जमैन का उस पे हस्ताक्षर किया जाएगा, और उसको मिलाया जाएगा कि पहले जो सामग्री दिया गया था वर्कशॉप को, उससे उसका मिलान होगा, और जो फिर नया सामग्री मंगाया गया है उसको भी दर्ज किया जाएगा, उसको चार्जमैन का उस पर हस्ताक्षर लिया जाएगा, और तब उसको सामग्री को दे दिया जाएगा। इस तरह से जो है वर्कशॉप को भंडार से जो है सामान जाएगा। देखिए मुख्य क्वेश्चन हम अभी आपको चर्चा कर रहे हैं कि अधिशेष भंडार क्या है, ये मुख्य क्वेश्चन है। व्हाट आर सरप्लस स्टोर्स, जैसा स्टोर तो रख रहा है डिपो पर, अभी हम लोग आए थे तो डिपो तो स्टोर रख रहा है, तो वहाँ पे स्टोर बहुत माल आया, यूज नहीं हुआ, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो किसको कहते हैं, सरप्लस स्टोर। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि रेलवे में सरप्लस स्टोर हो जाता है, तो क्वेश्चन है कि सरप्लस स्टोर क्या है, सरप्लस स्टोर के संचय के कारण क्या है, और इसको कम करने के क्या उपाय किए जाएंगे। तो उपाय वाला तो आपको आएगा नहीं अब 1 नंबर वाला में, या आ भी सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, सरप्लस स्टोर वह स्टोर है जो कि रेलवे के खपत के लिए भंडार डिपो से 2 वर्ष से जारी नहीं किया गया हो, ठीक है। 2 वर्ष तक जो स्टोर डिपो में पड़ा रहा, यूज ही नहीं हुआ, तो उस स्टोर को क्या कहेंगे हम, सरप्लस स्टोर कहेंगे,
ये 1 नंबर में आ सकता है, आपको आ सकता है ना कि सरप्लस स्टोर किसको कहेंगे। तो जो 2 वर्ष से जारी ही नहीं हुआ कार्य पर, यूजर को गया ही नहीं, भंडार में ही पड़ा रह गया, उसको हम लोग सरप्लस स्टोर कहेंगे। अब जारी नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो जारी नहीं होने का कारण हो सकता है कि यूजर डिपार्टमेंट में जो सामान यूज हो रहा था उस डिपार्टमेंट में उस सामान का ड्राइंग और डिजाइन बदल गया, वो दूसरे ड्राइंग और डिजाइन का सामान यूज करने लगा, इवोल्व हो गया, तो इसलिए नहीं जारी हो सकता है। या उसका विनिर्देशन बदल गया हो, मतलब यूजर डिपार्टमेंट से मांग नहीं हो रहा हो, तभी तो स्टोर नहीं दे रहा है यूजर को। अब इसमें 2 तरह का होता है, देखिए इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है कि सरप्लस स्टोर कितने तरह का होता है। तो 2 तरह का होता है, एक होता है चल अधिशेष, ठीक है, चल अधिशेष, और दूसरा होता है मृत अधिशेष, डेड सरप्लस। अब इसको 2 भाग में बांटा गया है। तो देखिए चल अधिशेष किसको कहते हैं? चल अधिशेष वह स्टोर है जो कि 24 महीने तक, 2 साल तक भंडार डिपो से कार्य पर जारी नहीं किया गया है, यूजर डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है, लेकिन आशा है कि निकट भविष्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। चल अधिशेष वह अधिशेष है जो 2 वर्ष तक जारी तो नहीं किया गया है, लेकिन आशा है कि निकट भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चल अधिशेष कहते हैं। और एक डेड सरप्लस है, मृत अधिशेष। देखिए मृत अधिशेष वह अधिशेष है जो 24 महीने तक भंडार में ही पड़ा रह गया, भंडार से यूजर डिपार्टमेंट को जारी नहीं हुआ, और यह उम्मीद है कि अगले 24 महीने तक भी यह भंडार से यूजर डिपार्टमेंट को जारी नहीं हो पाएगा, यानी कि इसकी आवश्यकता किसी रेल में नहीं होगी। 24 महीने तक तो इसकी आवश्यकता पड़ी ही नहीं, और यह अनुमान है कि अगले 24 महीने तक भी इसकी कोई आवश्यकता किसी रेल में नहीं पड़ेगी, तो इसको कहते हैं डेड स्टोर, डेड सरप्लस, डेड सरप्लस, ठीक है। तो डेड सरप्लस के घोषणा जो है एक सर्वे कमेटी के निरीक्षण एवं उसके सिफारिश के आधार पर किया जाता है। सर डेड सरप्लस और डेड स्टॉक में अंतर भी है क्या? हाँ, डेड सरप्लस है, डेड स्टॉक नहीं, ये डेड सरप्लस है। डेड स्टोर बोलते हैं ना? डेड सरप्लस स्टोर नहीं, डेड स्टोर नहीं बोलते हैं ना, डेड स्टॉक होगा, ठीक है। निष्क्रिय स्टोर क्या होता है? का क्वेश्चन हो सकता है, और देखते हैं 1 नंबर का और क्या क्वेश्चन हो सकता है। निष्क्रिय करके कहा था, निष्क्रिय स्टॉक क्या क्या होता है? निष्क्रिय स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो यूज ही नहीं हो रहा, जो यूज हो ही नहीं रहा है, ठीक है, आइडल पड़ा हुआ है, और जिसकी यूजर डिपार्टमेंट से मांग की कोई संभावना नहीं है, उसको निष्क्रिय स्टॉक कहा जाएगा। और कोई पीरियड इसमें नहीं है? यही तो हो गया सर डेड सरप्लस। नहीं, सरप्लस का वो डेड है, और ये जो डेड स्टॉक है वो सरप्लस में नहीं है, ये मतलब निष्क्रिय स्टॉक अलग हो गया, ठीक है। सर ना इसको अब ना इसका पीओ होगा ना हमारे पास स्टॉक में है। हाँ, तो इसका सर अच्छा तो देखिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ऐसे तो अच्छा क्वेश्चन था, पहले से जो भी क्वेश्चंस थे वो सब तो बहुविकल्पीय थे।
हाँ, एगो और भी हम लोग को डिमांड से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ दे आप लोग को कि वस्तु सूची नियंत्रण के लिए क ख ग विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इस पर कल भी हम तो कुछ बोले ही थे, क ख ग विश्लेषण। एबीसीडी सर। हाँ, एबीसी। एबीसी एनालिसिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल? ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड। हाँ, तो एबीसी एनालिसिस जो है कि इसमें स्टॉक मदों का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाता है कि वार्षिक उपभोग कीमतों के घटते क्रम में प्रस्तुत किया जाए। कीमतों के घटते क्रम में इसका जो है रहेगा, जैसे ए कैटेगरी वाला ज्यादा मूल्य का होगा, बी कैटेगरी वाला उसका से कम मूल्य का होगा, सी वाला और कम होगा। अब देखिए, जिस प्रकार से उसका वार्षिक प्रयोग मूल्य के घटते क्रम में होगा, उसी प्रकार नियंत्रण के लिए अधिकारियों के पद स्वीकृत होंगे। ठीक है ना। जैसे ए श्रेणी के मदों के लिए जो है नियंत्रक अधिकारी कौन होंगे, ये मुख्य क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल में एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी का जो आइटम होगा तो उसके इन्वेंट्री के लिए नियंत्रक अधिकारी कौन होंगे, तो उसके लिए जे ग्रेड ऑफिसर होंगे। ए कैटेगरी के लिए कौन होंगे, जे ग्रेड ऑफिसर, डिप्टी सीएमएम रैंक के। ठीक है। बी कैटेगरी के लिए सीनियर स्केल ऑफिसर होंगे, एसएमएम रैंक के। और सी कैटेगरी के लिए जो है आपको एएमएम रैंक के अधिकारी होंगे। तो ये आ सकता है आपको, देखते हैं। अब देखिए, हाँ, एक और क्वेश्चन है 1 नंबर में, इसमें भी उठ सकता है, हम डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट आर न्यूमेरिकल लेजर एंड प्राइस्ड लेजर। ठीक है, कि प्राइस्ड लेजर क्या है, मूल्य खाता, मूल्य खाता क्या है, और सांख्यिकी खाते क्या है, न्यूमेरिकल लेजर क्या है। तो देखिए, प्राइस लेजर क्या है, पहले हम लोग प्राइस्ड लेजर पढ़ते हैं। तो प्राइस लेजर जो है भंडार लेखा कार्यालय में प्रतिपादित किया जाता है। कहाँ प्रतिपादित किया जाता है, भंडार लेखा कार्यालय में प्रतिपादित किया जाता है। जबकि वो जो न्यूमेरिकल लेजर है, सांख्यिकी खाता, वो भंडार डिपो में प्रतिपादित किया जाता है। यानी कि प्राइस लेजर अकाउंट्स ऑफिस में होगा और ये सांख्यिकी खाता जो है डिपो में होगा, यानी स्टोर डिपार्टमेंट के पास होगा। अब इसमें रहता क्या है, देखिए, प्राइस लेजर में जो है प्रत्येक स्टोर की प्राप्ति, जारी करने का एवं शेष का पूरा लेखा रहेगा कि कब वो इस रिसीव हुआ, कब वो जारी हुआ और क्या उसका बैलेंस है। ठीक है, साथ ही उस बैलेंस का मूल्य भी दिया रहेगा। और वो जो है सांख्यिकी खाता जो भंडार विभाग में बनेगा, मतलब भंडार डिपो में बनेगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें भी प्राप्ति की तिथि रहेगी, जारी करने की तिथि रहेगी और बैलेंस रहेगा। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, कि वो सिर्फ मात्रा का बैलेंस देगा, कौन, न्यूमेरिकल लेजर में जो भंडार डिपो बनाएगा। लेकिन जो प्राइस लेजर है, जो अकाउंट ऑफिस में बनेगा, उसमें नाम से ही स्पष्ट है कि हम प्राइस का भी बैलेंस दिखाएंगे कि कितना मूल्य का सामान बचा हुआ है, कितना सामान बचा हुआ है तो हम दिखाएंगे ही, उसमें कितना मूल्य का सामान बचा हुआ है ये भी दिखाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल लेजर में जो है सिर्फ ये दिखाएगा कि कितना आइटम बचा हुआ है, क्वांटिटी दिखाएगा, उसका प्राइस नहीं दिखाएगा, इसलिए उसका नाम न्यूमेरिकल लेजर। तो इससे 1 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, ओके। अब अगला एक क्वेश्चन है, इससे भी 1 नंबर का उठ सकता है कि कस्टडी स्टोर्स क्या है, व्हाट इज कस्टडी। न्यूमेरिकल लेजर बताइए तो फिर से। न्यूमेरिकल लेजर, सर हाँ, न्यूमेरिकल लेजर और प्राइस लेजर एक बार फिर से इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। देखिए, प्राइस लेजर सबसे पहला तो मूलभूत हुआ कि प्राइस लेजर लेखा कार्यालय में बनेगा,
भंडार लेखा कार्यालय में ही बनेगा, खोला जाएगा, और न्यूमेरिकल लेजर डिपो में खोला जाएगा। ठीक है। दूसरा, एंट्री तो सेम होगा कि कब मटेरियल रिसीव हुआ, दोनों में कब वो जारी हुआ, क्या बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे डिफर है कि प्राइस्ड लेजर में हम क्वांटिटी का बैलेंस दिखाएंगे, साथ साथ उसका मूल्य भी दिखाएंगे कि बैलेंस जो क्वांटिटी है उसका बैलेंस मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है। लेकिन न्यूमेरिकल लेजर में जो बैलेंस दिखाया जाएगा वो सिर्फ क्वांटिटी का बैलेंस दिखाया जाएगा। ओके, समझ गए आप लोग? ओके। अब एक है संरक्षित भंडार क्या है, वाटर कस्टडी स्टोर। इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है कि वाटर कस्टडी स्टोर्स। तो सुनिए ध्यान से, वह भंडार सामग्री जो कि किसी विशेष कार्य के लिए खरीदी गई है और उस कार्य को चार्ज की गई है परंतु भंडार डिपो में संरक्षण में रख दी गई है, संरक्षित भंडार कहलाता है। जनरल यूज के लिए नहीं है। संरक्षित भंडार क्या है कि जो किसी विशेष कार्य के लिए खरीदी गई है, उस विशेष कार्य के को इसको डेबिट भी कर दिया गया है, चार्ज भी कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षात्मक रूप से रखने के लिए इसको भंडार डिपो में रख दिया गया है। ये भंडार डिपो से जुड़ा हुआ नहीं है, वहां रख दिया गया है। ठीक है। तो ये सब मुख्य मुख्य क्वेश्चन आपको एक नंबर के आ सकते हैं भंडार से। ऐसे भंडार से आपको क्वेश्चन कम ही रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन तो भंडार से नहीं रहेगा। जो मेरा है कहना है कि आप लोग जीआरपी में पास करने के लिए मुख्य फोकस करना है आपको एक्सपेंडिचर पोर्शन पे, बुक्स बजट पोर्शन पे, ट्रैफिक अकाउंट्स पोर्शन पे। ठीक है। इन तीनों पोर्शनों को जो किताब है आप लोग के पास उसको थोरो पढ़ जाइए, ज्यादा क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। ठीक है।